हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स, जो कि एक सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है, आज से हम सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सॉइल है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, आमतौर पर हम जब सॉइल का नाम लेते हैं तो हम समझते हैं कि जो मिट्टी मिलती है, मिट्टी केवल वही सॉइल है। सॉइल का जो हिंदी मीनिंग है उसका मीनिंग है मृदा, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में जब हम सॉइल पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज अभी देखते हैं कि जो सॉइल है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है। ठीक है, और इसके अंदर जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं सेंटर में, तो जैसे जैसे हम ऊपरी जो पृथ्वी का जो ये बाहरी सतह है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्रस्ट से जब हम नीचे जाते हैं तो प्रति किलोमीटर बढ़ने पे 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पृथ्वी का अंदर का तापमान जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जब हम इसके सेंटर की तरफ जाते हैं तो इसके सेंटर में जितने भी खनिज, मिनरल और जो तत्व हैं, तो यहाँ तक जाते जाते पृथ्वी का तापमान जो है बहुत अधिक हो जाता है। और चूँकि इस पे बाहरी वातावरण और इतने सारे मटेरियल का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इस सेंटर पे जितने भी सारे मटेरियल होते हैं वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण लिक्विड अवस्था में जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाते हैं तो जो हमारी पृथ्वी है वो तो हमारी पृथ्वी पर कहीं पे समुद्र है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समतल मैदान है। तो जो इसकी क्रस्ट है वो एक समान नहीं है, कहीं पे ज़्यादा मोटी है, कहीं पे पतली है, कहीं पे थोड़ी मीडियम साइज में है। तो जो हमारे समुद्र हैं उनमें जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो पतला है, और जहाँ पे हमारे जो पहाड़ हैं, माउंटेन हैं, वहाँ पे जो पृथ्वी का क्रस्ट है वो मोटा है। ठीक है, तो इसी असमानता के कारण जो पृथ्वी के अंदर हाई प्रेशर है उसके कारण जो पृथ्वी के क्रस्ट में छेद हो जाते हैं, जिसको हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस ज्वालामुखी जो छेद हो जाते हैं, तो इसमें से जो पृथ्वी का जो अंदर का मटेरियल है जो द्रवित अवस्था में रहता है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, ये पृथ्वी के सरफेस पे हाई प्रेशर के कारण और टेम्परेचर चूँकि अधिक होता है तो इसलिए लिक्विड अवस्था में पृथ्वी के सरफेस पे बाहर आने लगता है ज्वालामुखी के रूप में। ज्वालामुखी जब विकार होता है तो ये लिक्विड के रूप में मैग्मा जो है, ये जो अंदर का मटेरियल होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, और ये लावा के रूप में बाहर आके ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो जब ये लावा बाहर आके ठंडा हो जाता है तो इससे ठंडा होने के क्रम में कोई पृथ्वी के अंदर ही जम जाते हैं, कोई बाहर आके जम जाते हैं, तो रॉक का निर्माण होता है, जो चट्टानें बनती हैं। इन्हीं मैग्मा आता है, तो मैग्मा से जो ऊपर लावा आता है उसके ठंडा होने के कारण चट्टानें बनती हैं। तो उसमें जो प्रमुख रूप से जो चट्टान बनती है वो इग्नियस रॉक है। ठीक है, इग्नियस रॉक है, उसको हिंदी में आग्नेय शैल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी इग्नियस रॉक के वेदरिंग के कारण, क्षरण के कारण हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण विरूपित होने के कारण, डिफॉर्मेशन होने के कारण मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको कायांतरिक चट्टान बोलते हैं, ये बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैग्मा है उससे रॉक बनता है, और रॉक में इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरिक शैल होती है। ठीक है, अब इन चट्टानों के वेदरिंग के कारण इसको अपक्षय बोलते हैं, अपक्षय। तो इस वेदरिंग अपक्षय के कारण जो वेदरिंग है वो फिजिकल और केमिकल रूप में होता है। ठीक है,
तो जैसे कि फिजिकल रूप में हवा हो गया, पानी हो गया, ग्लेशियर हो गया, इससे टूट के जो वेदरिंग होती है। और केमिकल रूप में जैसे कि कोई पदार्थ है उसमें से केमिकल लीचिंग एक्शन हो गया, उसके अंदर का जो है पानी निकल गया या कुछ मिनरल हो गए वो निकल गए, तो इसके फिजिकल और केमिकल वेदरिंग हो जाता है इन चट्टानों का। और ये फिर इसके बाद से ये ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं, ठीक है। ये हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, जैसे कोई चट्टान ऊंचाई पे है तो ग्रेविटी के कारण वो ट्रांसपोर्ट होकर नीचे आ जाता है, पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये जब इन चट्टानों का जब वेदरिंग हो जाता है और ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं तो ये बोल्डर के रूप में, ग्रेवल के रूप में, सैंड के रूप में, सील्ट के रूप में और क्ले के रूप में बन जाते हैं। ये जो बोल्डर है, ग्रेवल है, सैंड है, सील्ट है, क्ले है, ये इनके साइज के आधार पर जो चट्टानें हैं उनको बांटा गया है, ठीक है। तो यही जो बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सील्ट, क्ले है, इसको पूरी सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल के अंतर्गत लिया जाता है। बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सील्ट, क्ले, इसको पूरे टोटल को सॉइल के अंतर्गत हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि सॉइल क्या है, इंजीनियरिंग में सॉइल को कैसे देखा जाता है, ठीक है। आमतौर पर इंजीनियरिंग में सॉइल को मिनरल ग्रेन और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के लिए अनसीमेंटेड एग्रीगेट या ग्रैन्युलर मटेरियल के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनके कणों के बीच में लिक्विड और गैस भरा रहता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में जब हम देखते हैं तो ये जो सॉइल है इसको हम ऐसे मानते हैं, ये जो ग्रैन्युलर मटेरियल है और इसमें और ये जो पोर्स स्थान है, स्पेस है इन कणों के बीच में, इसको ये 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ये ऐसे है, पूरा भरा हुआ है। तो ये जो पोर्स स्थान है इसमें लिक्विड और गैस भरा रहता है, ये सॉइल, इसको सॉइल कहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे इसको देखते हैं, ठीक है। और ये जो मैग्मा होता है यहाँ पे, ये जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, तो मैग्मा का जो मुख्य घटक है, मुख्य कंपोनेंट है मैग्मा का, वो फेल्सपर, क्वार्ट्ज और माइका है। इसको हम देखेंगे जब बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे फेल्सपर, क्वार्ट्ज और माइका मैग्मा का जो है मुख्य कंपोनेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स, और सॉइल मैकेनिक्स है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब सॉइल मैकेनिक्स परिभाषा देखते हैं, सॉइल मैकेनिक्स है क्या, ठीक है। सॉइल पढ़ लीजिए, अब सॉइल मैकेनिक्स देखते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा के गुणों, सॉइल की प्रॉपर्टी और विभिन्न बलों के प्रभाव, सॉइल पर विभिन्न बलों के प्रभाव तथा उन बलों के प्रभाव के कारण मृदा के व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें सॉइल है, उसकी प्रॉपर्टी और सॉइल पे जो है विभिन्न जो अलग अलग फोर्सेस कार्य कर रहे हैं उनके प्रभाव, और उन प्रभावों के कारण जो सॉइल का जो व्यवहार है वो किस तरह का सॉइल का व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में देखें, इन अदर वर्ड सॉइल मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ बोथ सॉइल्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल मैकेनिक्स है इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का और सॉइल मैकेनिक्स दोनों का सम्मिलित रूप रहता है। जैसे कि जब हम उसमें आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले पार्ट में, तो इसमें वाटर का इफेक्ट भी सम्मिलित रहता है। तो जब वाटर सॉइल से गुजरता है तो सॉइल कैसे व्यवहार करती है, तो इसका भी अध्ययन हम आगे करेंगे, आगे आने वाले पाठों में इसका अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं। जो मृदा है, तो मृदा पे हमारे जो है फल सब्जियां उगाई जाती हैं, और जो जियोलॉजिस्ट हैं तो वो मृदा में खनिज मिनरल खोदते हैं, तो उनका एक अलग दृष्टिकोण है, ठीक है। और जो हम इंजीनियर हैं तो इस पे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनका सॉइल को लेकर एक अलग दृष्टिकोण है।
तो इन्हीं के कारण जो अलग अलग क्षेत्र हैं तो उसमें सॉइल की अलग अलग परिभाषा दी गई है। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट के आधार पे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो सॉइल की परिभाषा कुछ इस तरह से देते हैं कि पृथ्वी के जिन भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं उन्हें सॉइल कहते हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो ऐसे कहते हैं कि पृथ्वी के जिन भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं उन्हें सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी जो सब्जियाँ उग सकती हैं या पेड़ पौधे या फसलें उग सकती हैं केवल उन्हीं को सॉइल के रूप में कंसीडर किया जाता है। जो हमारे पहाड़ हो गए, चट्टानें हो गई, उनको छोड़ दिया जाता है जब हम कृषि के क्षेत्र में बात करेंगे तो, ठीक है। अब हम जियोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब जियोलॉजिस्ट सॉइल का अध्ययन करते हैं तो वो ऐसे अध्ययन करते हैं पेड़ पौधे की जड़ें पृथ्वी के सरफेस में जितनी गहराई तक उपस्थित हो सकती हैं उन्हें सॉइल कहते हैं। जो जियोलॉजिस्ट हैं वो वैज्ञानिक हैं, तो उनके अनुसार पृथ्वी की जड़ें पृथ्वी की सरफेस में जितनी गहराई तक उपस्थित हो सकती हैं उन्हें सॉइल कहते हैं। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है इसके क्रस्ट के नीचे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे जितने नीचे जाएंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो इस कारण से जो हमारे पेड़ पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकती। तो इस वजह से शायद इनका ये मानना है कि जहाँ तक पेड़ पौधे की जो जड़ें जा सकती हैं उसको सॉइल कहते हैं। अब हम देखते हैं इंजीनियर्स के आधार पर, जो इंजीनियरिंग दृष्टि से रॉक के वेदरिंग के बाद प्राप्त प्रोडक्ट को, ठीक है, रॉक के वेदरिंग के बाद प्राप्त प्रोडक्ट को सॉइल कहते हैं। तो जो हमारे रॉक हैं इग्नियस रॉक, सेकेंडरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, तो इनका जब अपक्षय हो जाता है तो अपक्षय के बाद जो सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जो सारे छोटे छोटे कण बोल्डर बनते हैं तो उनको सॉइल के रूप में कंसीडर किया जाता है। और ये सॉफ्ट फाइन प्रोडक्ट इसलिए इसको बोलते हैं, बोला जा रहा है यहाँ पे सॉफ्ट फाइन प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो रॉक हैं ये जो रॉक है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण बने होते हैं। तो जो वेदरिंग के कारण जो इसमें से मटेरियल जो टूट के बाहर आ गया है तो इसको सॉफ्ट मान लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये टूट चुका है तो सॉफ्ट होगा, इस कारण ये टूट गया है तो इसलिए इसको सॉफ्ट फाइन प्रोडक्ट मान लिया जाता है। तो इसमें जो है अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स के आधार पर इसमें बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले सम्मिलित है। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स का आखिर महत्व क्या है, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जितने भी हमारे सारे स्ट्रक्चर हैं वो सब अल्टीमेटली आके उनका जितना भी सारा लोड है वो सब सॉइल पे ही सपोर्टेड होता है। अगर हम फ्लोटिंग स्ट्रक्चर को और फ्लाइंग स्ट्रक्चर को छोड़ दें तो जितने भी हमारे सारे बिल्डिंग हो गए, ब्रिजेस हो गए और भी सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हो गए तो उनका जो सारा का सारा लोड है तो वो आके लास्टली रूप में फाउंडेशन के थ्रू सॉइल पे ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर सॉइल सही नहीं होगी तो वहाँ फेल्यूर हो सकता है और हमारे जो स्ट्रक्चर है उनको बनाने में कितना सारा श्रम लगता है, कितने सारे पैसे लगते हैं, कितना सारा टाइम लगता है। तो इस आधार पे अगर उसको वहाँ की सॉइल अच्छे से नहीं उसको चेक किया जाएगा तो वो अगर फेल होगा तो बहुत सारा नुकसान होगा, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और जो मानव क्षति होगी वो अलग होगी। तो इसलिए हमारा जो है सॉइल मैकेनिक्स का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। थैंक यू।